हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आपका बोर्ड सीरीज चैप्टर 2 में, जिसमें मैं फिजिक्स का चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर ये कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट चैप्टर अपन लोगों ने कवर कर लिया है, जिसमें मैंने चैप्टर को 5 पार्ट्स में डिवाइड करके 5 वीडियो बनाए हैं। और 5 वीडियो का जो टाइटल है उसमें से आप देख सकते हैं कि कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं। सपोज अगर आपको प्रॉब्लम गॉस लॉ उसके एप्लीकेशन में है तो आप 5th वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप मेरे हर एक लेक्चर को फॉलो करते हैं तो अपने 20 फरवरी को होने वाले फिजिक्स के एग्जाम में आप लोग डेफिनेटली न्यूमेरिकल पोर्शन भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हैं न्यूमेरिकल्स के लिए तो ये वीडियोस देखने के बाद आप 100% न्यूमेरिकल एक्यूरेसी अटेन कर सकते हैं। और अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो यू विल बी एटलीस्ट एबल टू राइट समथिंग। आप खाली छोड़कर नहीं आएंगे, आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। हो सकता है फाइनल कैलकुलेशन करके आंसर ना निकाल पाए, बट स्टिल आप उसमें कुछ ना कुछ जरूर लिख के आ पाएंगे, फॉर्मूला लिख के आ पाएंगे, किस तरीके से अपन को कैलकुलेशन करना है वो लिख कर आ पाएंगे। क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्व किया है बच्चों को पढ़ाते हुए, वो मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि कई बार बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है पर वो कैलकुलेशन नहीं कर पाते। कई बार बच्चों को इतना तक प्रॉब्लम होता है कि अगर डिनोमिनेटर में 10 की पावर -12 लिखा है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब न्यूमरेटर में ले जाना है तो 10 की पावर -12 विल चेंज इनटू 10 की पावर +12। इतनी तक बातें बच्चों को पता नहीं होती हैं। तो इतने भी वीक अगर आप हैं, पर अगर आप इन वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आप यू विल बी एबल टू राइट समथिंग। पर अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो यू विल बी एबल टू टैकल एवरीथिंग आफ्टर वॉचिंग दीज वीडियोस। अब चैप्टर 2 में न्यूमेरिकल पोर्शन के नाम पे जिस चीज को हमें मास्टर करने की जरूरत है वो है कैपेसिटर। अगर आपको कैपेसिटर के क्वेश्चन अच्छे से करना आता है तो फिर आप काफी हद तक कॉन्फिडेंट रह सकते हैं। उसके अलावा जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैपेसिटर का ही न्यूमेरिकल आए, और भी चीजें हैं। पर पहले मैं फोकस करना चाहता हूं कैपेसिटर पे, क्योंकि उसका न्यूमेरिकल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो मेरे पास बुक है और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और वन बाय वन करके हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन इसमें है सीबीएसई ऑल इंडिया 2017 का, कि व्हाई डज करंट इन अ स्टेडी स्टेट नॉट फ्लो इन अ कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी। बेसिकली ये कहना चाहता है कि जब कोई कैपेसिटर स्टेडी स्टेट अटेन कर लेता है तो उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, पर उसी की जगह अगर वो कैपेसिटर चार्जिंग प्रोसेस में है तो उसमें एक मोमेंट्री करंट फ्लो होता है। उसका कारण क्या है? देखिए, सिंपल सी बात है। आपको ये समझना होगा कि कैपेसिटर स्टेडी स्टेट अटेन करता है तो होता क्या है। तो जैसे कि एक बैटरी है, रेजिस्टेंस भी लगाते हैं क्योंकि हर सर्किट में रेजिस्टेंस जरूर होता है, और ये आपका कैपेसिटर हो गया, ये आपकी बैटरी हो गई। बैटरी है आपकी 10 वोल्ट की, ये हो गया पॉजिटिव प्लेट और ये हो गई आपकी नेगेटिव प्लेट। कैपेसिटर की जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और कैपेसिटर की जो प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बैटरी ही जीतती है हमेशा। अब बैटरी क्या कर सकती है? बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देती है। क्या क्रिएट कर देती है? पोटेंशियल डिफरेंस। और बैटरी क्या करती है? चार्जेस को फोर्स करती है कि वो इस प्लेट से उठ के, अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो वो पॉजिटिव चार्जेस से कहती है कि यहां से उठ के इस प्लेट पे जाओ। क्यों जाओ? भाई सिंपल सी बात है कि इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज होता है तो उस पर चार्ज क्या होता है? जीरो। तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जीरो। कैपेसिटेंस तो जीरो नहीं होता क्योंकि कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो इनिशियली कैपेसिटर कैसा है हमारा? अनचार्ज्ड। अगर हम इसको बोलें तो दिस इज द सिचुएशन एट t इज इक्वल टू जीरो। यहां पर एक स्विच था, इसको हमने क्लोज करा, और क्लोज करते से ही जो हमारा इंस्टेंट है वो है t इज इक्वल टू जीरो। कैपेसिटर कैसा है हमारा? अनचार्ज्ड है इनिशियली, तो उसके प्लेट्स के बीच में ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस है और चार्ज भी उस पर जीरो है। कैपेसिटेंस हमारा हो गया एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, जो कि फॉर्मूला हम लोगों को पता है। तो ये क्या करेगा? इस वाली प्लेट से चार्ज उठा के इस वाली प्लेट पे डालने लग जाएगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होने लग जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होने लग जाएगा। अब कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो चार्ज के साथ साथ बढ़ने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटर में? Q इज इक्वल टू CV। तो जैसे जैसे चार्ज बिल्डअप होगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट ही रहेगा, है ना, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बढ़ने लग जाएगा। कब तक बढ़ेगा? कब तक बढ़ेगा? जब तक कैपेसिटर के पास भी 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ जाता। यानी जैसे ही कैपेसिटर की प्लेट्स में के बीच में 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, वैसे ही
यहाँ पर ये जो चार्जिंग प्रोसेस है वो रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि आप देख सकते हैं बैटरी का पोटेंशियल और कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम हो चुका है। सेम होने से क्या हुआ कि अगर बैटरी बोलेगी मुझे करंट बहाना है ऐसे, है ना, आप जानते हैं ना पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे बहाएगी आउटसाइड द बैटरी, तो ये कैपेसिटर भी बोलेगा मुझे करंट ऐसे बहाना है। अब जीतेगा कौन? कोई भी नहीं, है ना, इन्हें कॉम्प्रो ही करना पड़ेगा एंड में। क्यों? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो जब दो पार्टीज में लड़ाई हो जाए और दोनों को कहीं ना कहीं ये पता हो कि हम दोनों का पावर बराबर है, तो एट द एंड वो लोग क्या करते हैं? वो लोग कर लेते हैं कॉम्प्रोमाइज। तो ये दोनों भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे और करंट अब हो जाएगा जीरो। यानी ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस डेफिनेटली विदाउट करंट चार्जिंग कैसे हो पाएगी? तो जब तक चार्जिंग चल रही थी कैपेसिटर की, जब तक उसका पोटेंशियल बिल्ड हो रहा था, तब तक करंट था, पर इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और जैसे ही चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है, कैपेसिटर का पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाता है, वैसे ही करंट क्या हो जाता है? जीरो। और इस स्टेट को कहा जाता है स्टेडी स्टेट। क्या कहा जाता है? स्टेडी स्टेट। कैपेसिटर स्टेडी स्टेट अटेन कर चुका है, अब सर्किट में कोई करंट नहीं है, और साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कैपेसिटर इज फुली चार्ज, है ना। अब एक और तरीके से देख लेते हैं करंट क्यों नहीं है। मान लो आपने इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लिया 0 वोल्ट, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट डायरेक्टली एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, तो यहां भी क्या आ जाएगा? 0 वोल्ट। अब आप बैटरी से होके निकलेंगे तो यहां क्या आ जाएगा? 10 वोल्ट। कैपेसिटर से भी होके निकलेंगे तो माइनस से प्लस, तो यहां भी क्या आ जाएगा? 10 वोल्ट। अब आप इस रेजिस्टेंस पे ओम्स लॉ लगाएं, इस रेजिस्टेंस पे ओम्स लॉ लगाएं, तो आप देख सकते हैं इस रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे 10 वोल्ट और 10 वोल्ट है, तो डिफरेंस कितना हो गया बेटा? जीरो। दैट इज व्हाई द करंट इज जीरो। ओम्स लॉ क्या कहता है हमारा? ओम्स लॉ कहता है डेल्टा V इज इक्वल टू IR, यानी रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल टू करंट थ्रू द रेजिस्टेंस इनटू रेजिस्टेंस। तो यहां पर आपने देखा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अब जीरो हो चुका है, इसलिए करंट भी जीरो हो गया। तो इसमें मैंने आपको दोनों चीजों का आंसर दे दिया कि स्टेडी स्टेट अटेन होने के बाद करंट क्यों नहीं होता, और स्टेडी स्टेट अटेन होने से पहले, जो कि फटाफट अटेन हो जाता है, हल्की सी टाइम इंटरवल के लिए हमारे को करंट क्यों मिलता है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट। सो यू कैन राइट लाइक दिस, until the capacitor attains steady state, which is when the potential difference between the plates of capacitor becomes equal to the potential difference between the terminals of battery, right? We have a current. But once the steady state is achieved, in which the potential difference of capacitor and battery becomes equal, then capacitor attains maximum charge and now no longer current will flow in the circuit. तो इस तरीके से आप आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो, सो दैट इज नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। नाउ वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ CBSE 2023, है ना। कैपेसिटर्स के अंदर मैं स्फीयर को भी इंक्लूड करूंगा, क्योंकि स्फेरिकल कैपेसिटर भी होते हैं, या एक आइसोलेटेड कंडक्टर भी हो सकता है, उसके पास भी ये क्षमता होती है कि वो चार्ज स्टोर कर सके, वो एनर्जी स्टोर कर सके, तो उसके पास भी कैपेसिटेंस होता है ना। और सवाल कैसा आता है आइए देखते हैं। CBSE 2023 का ये सवाल है। एक क्वेश्चन हमने कर लिया, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। ये आपके पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस हो गया R1, ये आपके पास दूसरा स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका रेडियस हो गया R2। एक काम और करते हैं अपन, इसी के अंदर अपन एक क्वेश्चन और मिक्स कर लेंगे। मैंने देखा था इसी के अंदर अपन एक चीज और इंक्लूड कर लेते हैं कि अगर R1 ग्रेटर देन R2 है। दो क्वेश्चन मैंने मिक्स कर दिए हैं, एक तो CBSE 2023 का और एक ये NCERT एग्जाम्पलर का हॉट्स दे रखा है। हालांकि बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, दोनों को मिक्स कर लेते हैं एक ही प्रॉब्लम में। तो क्या बोला मैंने यहां पर आपसे कि दो हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2। इस पे चार्ज है हमारा Q1, इस पे चार्ज है हमारा Q2। अब हमने क्या करा, इनको एक वायर से, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। जब हमने इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया तो इस पे चार्ज हो गया Q1 डैश, इस पे चार्ज हो गया Q2 डैश। यही पूछा था CBSE 2023 में कि Q1 डैश और Q2 डैश क्या होगा। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है,
ठीक है, एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जब आप इनको इस कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे तो दोनों स्फीयर का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, दोनों स्फीयर का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर। तो ये दोनों एक ही कंडक्टर बन गए, ठीक है ना, क्योंकि अब ये कनेक्ट हो चुके हैं तो ये एक ही कंडक्टर है और किसी भी कंडक्टर पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। तो क्योंकि ये दोनों मिलके एक ही कंडक्टर बन गए हैं तो इसलिए इनका पोटेंशियल सेम हो गया। और क्या है, आप देखेंगे कि सर, आप बोलेंगे कि सर इनिशियली चार्जेस Q1 और Q2 थे, अब क्या चार्जेस चेंज हो गए? बिल्कुल, अब चार्जेस चेंज हो चुके हैं। व्हाई हैव द चार्जेस चेंज्ड? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को बराबर करने के लिए चार्जेस इधर उधर मूव करे होंगे ताकि फाइनली ऐसा चार्ज इन पर आ जाए कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। अच्छा, इनिशियली इनका पोटेंशियल क्या था? हालांकि वो क्वेश्चन ने पूछा नहीं है पर फिर भी हमें लिखना आना चाहिए। तो इनिशियली इसका जो पोटेंशियल था V1 दैट वाज KQ1 बाय R1। फॉर्मूला आपको ये तो पता होना चाहिए, बड़ा ही बेसिक फॉर्मूला स्फेरिकल कंडक्टर पे पोटेंशियल का। और इसका पोटेंशियल क्या होगा बेटा? इसका पोटेंशियल होगा KQ2 बाय R2। ये इनके इनिशियल पोटेंशियल थे, पर फाइनली दोनों के पोटेंशियल सेम हो चुके हैं। तो अब इसका पोटेंशियल क्या है? अब इसका पोटेंशियल हो गया बेटा पहले वाले का KQ1 डैश बाय R1 और दूसरे वाले का क्या हो गया बेटा? KQ2 डैश बाय R2। ठीक है, बात क्लियर हो गई, क्योंकि चार्जेस अलग अलग हो गए थे तो पोटेंशियल फाइनली सेम हो गया। K और K क्या हो गया बेटा? कैंसल आउट। K और K हो गया कैंसल आउट। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो फाइनल चार्जेस हैं उनका रेशियो हमारे पास क्या आ गया? R1 बाय R2। क्या लिए मैंने फाइनल चार्जेस? Q1 डैश एंड Q2 डैश। ये मिल गया मुझे रेशियो। एक चीज मैं चाहता हूं आप लोग रट लो, ये आ गया आपके पास रेशियो। एक चीज और लिखता हूं मैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि फाइनल चार्जेस जो हैं Q1 डैश प्लस Q2 डैश दे विल बी इक्वल टू इनिशियल चार्जेस, इनका सम और इनिशियल चार्जेस का जो सम होगा वो सेम होगा। क्यों होगा सेम? यार ऑब्वियसली चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इनिशियली सिस्टम में जितना चार्ज था फाइनली भी तो उतना ही रहेगा, सिर्फ एक तार से कनेक्ट ही तो करा है। तार से कनेक्ट करने से कोई चार्ज मर थोड़ी ना गया या फिर नया चार्ज पैदा थोड़ी ना हो गया, बस चार्ज इधर उधर मूव ही तो करे हैं एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर, जिस वजह से फाइनल चार्जेस अपने इनका सम और इनिशियल चार्जेस का सम क्या हो गया हमारा? सेम। तो ये आपके पास आ गया सम, ये क्या आ गया बेटा? सम। और ये आपके पास क्या आ गया? रेशियो। जब भी आपके पास सम और रेशियो हो तो आप Q1 डैश यानी जिन चीज का सम और जिन चीज का रेशियो है उनको आप कैसे लिख सकते हैं? तो आपने लिखा Q1 डैश, लिखो इक्वल टू, और आपने लिखा Q2 डैश, लिखो इक्वल टू, लगाओ अपॉन का साइन, ऐसा लगा दिया। अब यहां पर लिख दो आप सम। सम क्या है? Q1 प्लस Q2। सम क्या है बेटा? Q1 प्लस Q2। ठीक है, सम क्या है? Q1 प्लस Q2। अब आप रेशियो देखो, रेशियो में क्या लिखा है? Q1 डैश के आगे R1, तो यहां आप लिख दो R1। इसके आगे क्या लिखा है बेटा? R2, यहां आप लिख दो R2, और डिनोमिनेटर में लिख दो R1 प्लस R2। डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे? R1 प्लस R2। ठीक है, अब इसके बाद ये फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ है, CBSE एक्सपेक्ट करता है कि अपन इसी तरीके से लिखें, पर इसके अलावा इस फॉर्मूले को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। आप यहां पर R1 की जगह C1 अपॉन C1 प्लस C2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और नीचे R2 की जगह और इसकी जगह आप लिख सकते हैं C2 अपॉन C1 प्लस C2। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे लिख सकते हैं? अरे बेटा, स्फेरिकल कैपेसिटर का, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना C के, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। तो आप इसी फॉर्मूले को कैसे लिख सकते थे बेटा? यहां नहीं लिखते, यहां लिख देते। इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते थे, C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस Q2, और इसी फॉर्मूले को आप लिख सकते थे C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस Q2। आ गए आपके फाइनल चार्जेस, मिल जाएंगे आपको फुल मार्क्स। ठीक है, लेकिन अब इसने एक सवाल पूछा जो हॉट सवाल है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। उसमें इसने कहा अगर R1 R2 से ज्यादा है तो फाइनली कनेक्ट करने के बाद सिग्मा 1 ज्यादा होगा कि सिग्मा 2 ज्यादा होगा?
क्या पूछा इसने, सिग्मा 1 ज्यादा होगा कि सिग्मा 2 ज्यादा होगा। क्या बहुत भारी सवाल हो गया क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सवाल मैं आपको इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको सिग्मा का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो एक तो फाइनल चार्जेस का मैं यहां पर एक्चुअली फाइनल चार्जेस ये लिखे हुए हैं, ये मैं हटा रहा हूं। सिर्फ आपके लिए मैं एक ही चीज छोड़ूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो है फाइनल चार्जेस का रेशियो। कैसे काम आएगा अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। तो मुझे पता है कि फाइनली कैसी सिचुएशन आ चुकी है। मेरे पास दो स्फीयर हैं, इस पे चार्ज हो चुका है Q1 डैश, इस पे चार्ज हो चुका है Q2 डैश, इसका रेडियस हो गया R1 और इसका रेडियस हो गया R2। इसका सिग्मा 1 कितना हो गया बेटा? सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज क्या हो गया इसका? Q1 डैश, एरिया क्या हो गया? 4 पाई R1 स्क्वायर, है ना? यही तो होता है बेटा एरिया एक स्फीयर का, क्योंकि हमें पता है कंडक्टर में चार्ज कहाँ फैला होता है? सरफेस पे, और इसका सरफेस एरिया क्या होगा स्फीयर का? 4 पाई R1 स्क्वायर। इसी तरीके से सिग्मा 2 भी आप लोग लिख देंगे Q2 डैश अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। अब आपको कंपेयर करना है कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में से कौन ज्यादा है, तो आइए कंपेयर करते हैं। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का रेशियो ले लेते हैं। तो Q1 अपॉन R1 स्क्वायर और Q2 डैश R2 डैश, नहीं सॉरी R2 का स्क्वायर। अब मैंने इसको क्यों छोड़ा, ये आपके काम आने वाला है। Q1 डैश अपॉन Q2 डैश क्या होता है? R1 अपॉन R2, डाल दो R1 अपॉन R2, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। बात क्लियर हो गई? ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 क्या आ गया? R2 बाय R1। क्या आ गया? R2 बाय R1। R1 बड़ा है कि R2? R1 बड़ा है कि R2? R1 बड़ा है। R1 किसके सामने आ रहा है? सिग्मा 2 के सामने। अगर R2 से R1 बड़ा है तो सिग्मा 2 भी बड़ा है सिग्मा 1 से, क्योंकि सिग्मा 2 के सामने बड़ा वाला टर्म आ रहा है R1। बात क्लियर हो गई क्या? तो यहां पे हमने स्फीयर के दो क्वेश्चन कर लिए हैं, इसको आप लोग नोट कर ले। अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कैपेसिटर के। जैसा कि मैंने बताया इसमें अपन कैपेसिटर के सभी तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ऐसे में 2 या 3 लेक्चर्स बनाऊंगा जिनको देखने के बाद यू विल बी कंफर्टेबल विद कैपेसिटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीबीएसई साउथ 2016 का, बहुत ही आसान सवाल है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C1 और उस पर चार्ज है Q। क्या चार्ज है? Q। उसको एक आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कैपेसिटर C2 से जोड़ दिया। वैसे आइडेंटिकल है तो दोनों को C बोल लो, C1 या C2 बोलने की क्या जरूरत है सीरीज में। तो अनचार्ज्ड कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ जाएगा? बहुत सिंपल सवाल हो गया। इसका मैं पूरा आपको पूरा ही डिकोड करके दिखा देता हूं कि इस तरीके का सवाल कैसे करते हैं। तो यहां पर आपके पास एक कैपेसिटर है, इसका बेटर वर्जन भी आएगा आने वाले सवालों में। जब बेटर वर्जन आएगा तो बेटर वर्जन देख लेंगे, अभी तो बेसिक वर्जन समझ लेते हैं। तो बेटा ये है आपके पास C, इस पे है Q। ये फिलहाल कनेक्टेड नहीं है इस C से, और इस पे है Q 0। मैंने बताया आपको CBSE 2016 का हमारा ये सवाल हो गया। ठीक है, की ओपन है, अभी ये कनेक्टेड नहीं है। इसकी प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने V मान लिया, इस प्लेट को मैं प्लस और इस प्लेट को मैं माइनस बोल देता हूं। अब आपने की बंद कर दी, की बंद करने के कुछ समय बाद क्या होगा? यार एक कॉमन सेंस की बात है, दोनों का कैपेसिटेंस सेम है और इनिशियली ये चार्ज क्यू रख के बैठा था, तो अब ये क्या बोलेगा? एक काम करते हैं, चार्ज को आधा आधा बांट लेते हैं। तो Q/2 C Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। अगर चार्ज आधा हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर भी आधा हो जाएगा। तो इस कैपेसिटर का पोटेंशियल V/2, ये भी क्या हो गया? V/2। बात क्लियर हो गई? ये तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि चार्ज आधा आधा बढ़ जाएगा, इस वजह से पोटेंशियल भी आधा आधा हो जाएगा। मेन डिस्कशन है एनर्जी का। मेन डिस्कशन किसका होता है? एनर्जी का। अब इसमें जो एनर्जी थी उसको अपन बोल देते हैं E, और इसमें जो एनर्जी है
उसको अपन कैलकुलेट करेंगे और इसकी एनर्जी को भी कैलकुलेट करेंगे, और इन दोनों में तो एनर्जी सेम होगी, है ना, एनर्जी क्या होगी, सेम, क्योंकि आज सारी कंडीशन सेम है तो एनर्जी भी ऑब्वियसली सेम ही होगी। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ सी वी स्क्वायर, तो आपने लिख दिया हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी वी स्क्वायर को आप बुलाने लग गए ई, इसकी एनर्जी को मैं बोल देता हूं, इसको ई नॉट बोलते हैं, है ना, सही रहेगा, इसको बोल देते हैं ई नॉट, है ना, जो कि इसमें शुरुआत में जो एनर्जी, ये इनिशियल एनर्जी हो गई सिस्टम की। ठीक है, अब फाइनल एनर्जी देखते हैं कि जब चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो कैपेसिटर्स के पास कितनी एनर्जी बची हुई है, इसकी एनर्जी निकालते हैं, इसकी एनर्जी को ई बोल देते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ सी वी बाई टू का स्क्वायर, क्योंकि आप देख सकते हैं पोटेंशियल आधा हो चुका है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 1/4 और हाफ सी वी स्क्वायर आ जाएगा पहले की तरह, तो आप देख सकते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट बाय 4, ई क्या हो गया, ई नॉट बाय 4, पर ये एक कैपेसिटर की एनर्जी है। अगर आपको फाइनल एनर्जी निकालनी है कि फाइनली इनके पास कितनी एनर्जी है, तो आप देख सकते हैं इसके पास E, इसके पास E, कितना हो गया 2E, अगर आपने दुगना कर दिया ई नॉट बाय 4 का तो क्या बचेगा, ई नॉट बाय 2, यानी इनिशियली एनर्जी थी ई नॉट, फाइनली एनर्जी क्या है, ई नॉट बाय 2, और सिंगल में कितनी है, ई नॉट बाय 4, सिंगल में कितनी है, ई नॉट बाय 4। आप एनर्जी को यू से दिखा लें तो बेटर रहेगा, मैंने यहां ई ही यूज कर लिया है, तो आप ऐसा डायरेक्ट याद कर सकते हैं ना, इसकी एनर्जी 0, इसकी एनर्जी E, कनेक्ट करने के बाद E बाय 4, E बाय 4 और टोटल E बाय 2, कितनी एनर्जी गायब हो गई, कुछ एनर्जी है जो अब मिसिंग है, कौन सी एनर्जी मिसिंग है, E बाय 2 मिसिंग है, क्योंकि पहले एनर्जी थी E, पर अब जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन कैपेसिटर का रीच हुआ है इसमें एनर्जी है E बाय 2, यानी E बाय 2 इज मिसिंग, तो E बाय 2 कहां गई, तो आपको पता होना चाहिए हर सर्किट में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, ये E बाय 2 एनर्जी हीट बन के उस रेजिस्टेंस में डिसिपेट हो गई, आप ऐसा कह सकते हैं, है ना, तो आधी एनर्जी जो है, क्योंकि जब इनका चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा बेटा, तो जैसे Q था, अब ये Q बाय 2 रहा, तो Q बाय 2 ट्रेवल करके इधर गया होगा ना, ऐसे, तो उस मोशन में वो रेजिस्टेंस के थ्रू होकर गया होगा, तो रेजिस्टेंस से कुछ करंट पास हुआ तो उसमें हीट जनरेट हो गई। अच्छा, एक बात ध्यान रखना आप, हालांकि बहुत ही कॉमन सी बात है, पॉजिटिव प्लेट ये था, ये था नेगेटिव प्लेट, तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, है ना, तो जो पॉजिटिव प्लेट से जुड़ी हुई प्लेट थी वो पॉजिटिव बन गई, और जो नेगेटिव से जुड़ी हुई थी वो नेगेटिव बन गई, तो यहां पर हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन और देखा है मैंने, है ना, जैसे ये जो था, जिस क्वेश्चन को मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं उसका पार्ट ए था, पार्ट बी क्या था उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है, आना चाहिए आपको, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, दो आइडेंटिकल कैपेसिटर, एक चार्ज एक अनचार्ज, जोड़ देंगे तो क्या होगा, मैंने आपको पूरी कहानी बता दी, हालांकि उसने सिर्फ ये पूछा था चार्जेस का क्या होगा, तो चार्जेस का तो Q बाय 2 यही क्वेश्चन खत्म हो चुका था, लेकिन मैंने पूरी कहानी आपको यहां पर बता दी, और ये पूरी कहानी आपको पता भी होनी चाहिए। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो बहुत ही सिंपल है, करवाने लायक भी नहीं है, बट बिकॉज बच्चों के लिए बना रहे हैं और बच्चों को फिजिक्स में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, तो आई विल नॉट मेक एनी एजम्पशंस कि कौन सा क्वेश्चन बच्चों के लिए इजी है, मेरे लिए इजी हो सकता है लेकिन बच्चों के लिए सभी क्वेश्चन इजी नहीं होते। तो इसने बोला एक कैपेसिटर है, मान लो C, इसने तो वैल्यूज दी थी, मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ आपको, ये भी C है, इसने बोला बैटरी से जोड़ दिया, इसने पूछा इसकी एनर्जी कितनी है, और इसको इवन बोल देते हैं, फिर उसने बोला इन्हीं दो कैपेसिटर को हमने पैरेलल में जोड़ दिया, अब देखना बहुत आसान सवाल है, इसने बोला इसकी एनर्जी E2 है, अब मान लो इसने आपसे पूछ लिया E1 और E2 का रेशियो बता दो, तो आपको पता है ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, सीरीज में क्या होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/2, ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में, पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है 2C, जो रेजिस्टेंस में होता है उसका उल्टा हो रहा है यहाँ पे, इसमें पैरेलल में ऐड हो जाते हैं और सीरीज में C/2 हो जाएगा और पैरेलल में 2C हो जाएगा, तो यहाँ एनर्जी क्या आ जाएगी, बैटरी V हाफ C/2 V स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा बेटा, हाफ
2c v स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल तो v आएगा ना, बैटरी का जो पोटेंशियल है वही कैपेसिटर्स के पास जाएगा। तो आप लिख सकते हैं हाफ c बाई 2 v स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ 2c इंटू वी स्क्वायर, हाफ हाफ वी स्क्वायर कट गया, आंसर क्या आ गया 1/4। क्या आंसर आ गया अपना 1/4। तो एनर्जी का रेशियो अपना निकल गया है ना। सीबीएसई 2016 में पूछा था ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एक डाइलेक्ट्रिक वाला आ गया, सीबीएसई 2020 का सवाल है ये। डाइलेक्ट्रिक का मैं आपको जनरल केस ही समझा देता हूं इस क्वेश्चन के थ्रू, है ना। डाइलेक्ट्रिक का पूरा केस ही समझा देता हूं, हालांकि क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल सा था। पहली बात, अगर कैपेसिटर में पूरा जो जगह है उसको डाइलेक्ट्रिक से भर दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो k, बेटा इस k को वो मत समझना 9 × 10⁹, वो नहीं है ये वाला जो k है ना, k अपना 9 × 10⁹ नहीं, ये k एप्सिलॉन r है। क्या है? एप्सिलॉन r, रिलेटिव परमिटिविटी। तो पूरे कैपेसिटर को अगर k से भर दें तो इसका नया कैपेसिटेंस क्या होगा? वैसे कैपेसिटेंस क्या होता है जब बीच में वैक्यूम होता है? एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। पर अब यहां पर हमने कुछ दूसरा डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तो यहां की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट से बदल के क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन। तो अब आप एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे? एप्सिलॉन a बाई डी। एप्सिलॉन को आप क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r a बाई डी। और अभी अभी हमने बात करी कि k ही एप्सिलॉन r है, तो k एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। अरे क्या सिंपल सी बात है यार। मान लो कोई कैपेसिटर है 20 माइक्रो फैरेड का, इसके अंदर आपने डाइलेक्ट्रिक भर दिया जिसका k है 3, तो इसका नया कैपेसिटेंस क्या होगा? 3 टाइम्स ऑफ 20 यानी कि 60 माइक्रोफैरेड। बात खत्म हो गई। इतना सही तो करना है आपको। अब इसके बाद इन्होंने क्या क्वेश्चन दिया, ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट इन्होंने ये दिया कि आधे में आपने भर दिया K1, बाकी आधे में भर दिया आधी जगह में K2। इसका कैपेसिटेंस निकालो, इसका कैपेसिटेंस निकालो। प्लेट का एरिया वही दिया है, प्लेट का एरिया A दिया है, ये वाला जो टोटल डिस्टेंस है वो D दिया है। पर ये करवाने से पहले मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन करवाता हूं। क्वेश्चन ये है और उसके अंदर मैं आपको एक मेथड सिखाता हूं सॉल्व करने का, और वही मेथड अगर आप फॉलो करें तो बेटर रहेगा। एनसीईआरटी में भी एक मेथड दे रखा है पर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं तो आपको सिंपल सा मेथड सिखा रहा हूं। ये है आपके पास एक कैपेसिटर, है ना। ये कैपेसिटर हो गया आपका। ये कैपेसिटर की एक प्लेट हो गई, इसमें ये यहां हमने बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, ठीक है। और ये जो अपनी स्लैब है ये बीच में आ गई, तो यहां तो एयर या वैक्यूम, यहां भी एयर या वैक्यूम, पर बीच में स्लैब आ गई। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया K, इसकी थिकनेस हो गई T। अब पहले इसका कैपेसिटेंस क्या था? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। पर इसका नया कैपेसिटेंस क्या होगा इसने पूछा प्लेट डालने के बाद। तो एनसीईआरटी कैसे सॉल्व करता है? वो इस जगह का पोटेंशियल डिफरेंस मानता है डेल्टा V1, इसका मानता है डेल्टा V2, इसका मानता है डेल्टा V3। ये भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। फिर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V क्या मानता है? वो डेल्टा V को वो लिख देता है डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 प्लस डेल्टा V3। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या सोचने की बात है। डेल्टा V1 क्या हो गया? इस जगह का पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसकी थिकनेस तो T है, इसकी थिकनेस T है, ये पूरी दूरी D है, इस दूरी को x बोल लो। तो ये दूरी कितनी होगी? ये T, ये x, पूरा D, तो ये हो गया D माइनस T माइनस x। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी आपको पता होनी चाहिए। यहां पे वैक्यूम ही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पुरानी वाली ही रही, E नॉट। अब की बार मैंने E सिंबल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज करा है, एनर्जी के लिए यूज नहीं करा, तो E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नोट कर लें। E नॉट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाली बात याद करें कि डाइलेक्ट्रिक जब आ जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होके हो जाती है E नॉट बाई K, और यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है आपकी? E नॉट, ठीक है।
पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो ये हमारा नया पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये आप समझ रहे हैं ना मैं डेल्टा वी कब निकाल रहा हूं? जब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस हिस्से में तो ई नॉट ही रही, डिस्टेंस क्या हो गया बेटा? डी माइनस टी माइनस एक्स। इस हिस्से में कितनी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड? ई नॉट बाय के, डिस्टेंस क्या हो गया? टी। इस हिस्से में क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड? ई नॉट, और डिस्टेंस क्या हो गया अपना? एक्स। सॉल्व करो, सॉल्व करो। ई नॉट डी माइनस ई नॉट टी माइनस ई नॉट एक्स प्लस ई नॉट टी बाई के प्लस ई नॉट एक्स। तो आप देखना ये एक्स मैटर नहीं करा क्योंकि एक्स वाला टर्म कट गया। ये वाला डेरिवेशन मैं आपको करा ही क्यों रहा हूं? ये दिखाने के लिए। ये एक्स मैटर नहीं करा, एक्स वाला टर्म कट गया। तो आप बोलोगे तो क्या फर्क पड़ता है इससे सर? इससे बहुत फर्क पड़ता है। एक्स मैटर नहीं करता, यानी ये वाला डिस्टेंस मैटर नहीं करता, यानी आप इस स्लैब को इससे थोड़ा और पास कर दो तो भी डेल्टा वी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्स तो आ ही नहीं रहा ना इस फॉर्मूले में। अगर आप इस स्लैब को बिल्कुल इस प्लेट के चिपका दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल चिपक जाएगी तो एक्स क्या हो जाएगा? जीरो, पर एक्स तो मैटर ही नहीं करता ना, तो डेल्टा वी ये निकल गया अपना। अब नया कैपेसिटेंस, नया कैपेसिटेंस समझ रहे हैं आप? पहले अपन ये सीख रहे हैं, ये फिर बाद में कर लेंगे, तो बिल्कुल ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं ताकि जगह रहे, आराम से सॉल्व कर पाए, स्ट्रेस ना हो अपने को कि बोर्ड पे कहाँ लिखना है कहाँ नहीं लिखना है। तो नया कैपेसिटेंस, तो नया कैपेसिटेंस इज चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज तो बेटा सेम ही रहेगा ना, क्यों? ये खुला हुआ है ना, तो जो चार्ज पहले था कैपेसिटर पे, चार्ज अभी भी वही है, तो चार्ज वही रहेगा Q। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? ई नॉट कॉमन निकाल लो, डी माइनस टी प्लस टी बाय के, तो ये क्या आ गया बेटा अपना? Q बाय ई नॉट। अब ई नॉट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड याद करें, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है? Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अगर ये फॉर्मूले भी नहीं याद तो बड़ी चिंता का विषय है, याद करें इनको। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया अपना? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, विजिबल है जैसा कि मैंने देखा। ठीक है, फोकस थोड़ा बेटर कर दिया। तो ये हो गया अपने पास। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आप क्या लिख सकते हो? Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट पुट कर दोगे तो नया कैपेसिटेंस आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। बात क्लियर हो गई? इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, पर वो अगले लेक्चर में बताऊंगा, नहीं तो ये थोड़ा सा आप, ये सिंपल चल रहा है, ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लगने लग जाएगा। तो अभी आपने देखा कि नया कैपेसिटेंस में एरिया वही लेना है, ए एप्सिलॉन नॉट लिख देना है, बस नीचे थोड़ा सा जो डिस्टेंस है उसमें कुछ आपको तोड़ मरोड़ करनी है, तो आपने लिख दिया डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ठीक है, ये नया कैपेसिटेंस आ गया। इसको पुराने कैपेसिटेंस के टर्म्स में लिखना है ना। पुराना कैपेसिटेंस क्या है अपना? लेट्स कॉल इट सी, है ना। सी क्या है अपना? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो आप क्या करो इसको, ये तो आप देख लो, है ना, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, इसको याद कर लो। अब पुराने में डी से डिवाइड भी कर दो, डी से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो ये ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये क्या हो गया आपका? पुराना वाला कैपेसिटेंस। तो नया कैपेसिटेंस पुराने कैपेसिटेंस के टर्म्स में क्या हो गया? डी माइनस टी प्लस टी बाई के। बात क्लियर? नया कैपेसिटेंस आपका क्या हो गया? सी डी अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के। अब इसी को सॉल्व करने का एक और तरीका बताता हूं, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक तरीका और बताता हूं। अगला तरीका क्या है, सीखते हैं अपन। वो क्यों सीख रहे हैं अपन? क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने ओरिजिनली बोर्ड पे लिखा था उसको सॉल्व करने के लिए वो तरीका बहुत ही बढ़िया है। तो ये देख लो आप, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और अब अपन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम। उसी प्रॉब्लम को अपन अलग तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो उसने बोला कि आपने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, पर अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि स्लैब की पोजीशन मैटर नहीं करती, तो स्लैब को मैंने दूसरी प्लेट के चिपका दिया, है ना। दूसरी प्लेट आपको क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि स्लैब उसके चिपक चुकी है। ये रही आपकी स्लैब, ये स्लैब दूसरी प्लेट के चिपक गई। ये पूरा कितना है बेटा? डी। तो ये दूरी कितनी हो गई आपकी? डी माइनस टी। एक्स तो गायब हो गया, अब बेटर रहता है अगर एक्स गायब हो जाए। तो ये आ गया, ये आ गया आपका
थिकनेस T, ये आ गया K, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अब अपन को निकालना है इसका कैपेसिटेंस। तो आप देखिए ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों अपने आप में दो कैपेसिटर हैं जो कि सीरीज में एक के बाद एक लग रहे हैं ना, तो दोनों सीरीज में हो गए। अब ये वाला जो कैपेसिटर है, ये वाला जो हिस्सा है उसमें D माइनस टी है, ये वाला जो हिस्सा है इसकी थिकनेस T है, इसमें डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है जिस K वाला, कितना K वाला। प्लेट का एरिया तो वही A है ना, दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। अब सीरीज के अंदर सॉल्व करने का तरीका क्या होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, 1/C1 प्लस 1/C2। हो सकता है बच्चों को ये वाला तरीका डिफिकल्ट लगे, ठीक है। अगर आपने कोचिंग सेंटर से कोचिंग करी है तो आपको ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा लगेगा, और अगर आप स्कूल में पढ़ें तो हो सकता है कि पिछला तरीका क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है इसलिए आप उसी को याद करने का ट्राई करें, ठीक है। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरीके पे फोकस करें क्योंकि इससे आने वाले न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व हो जाएंगे, बट द चॉइस इज अल्टीमेटली योर्स, आई कैन ओनली सजेस्ट यू विच इज बेटर। तो 1/C इक्विवेलेंट अपन ने लिख दिया 1/C1 प्लस 1/C2, क्योंकि सीरीज में C इक्विवेलेंट निकालने का तरीका यही होता है। तो 1/C1, C1 लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T बाई K एप्सिलॉन नॉट A K, क्या लिख दिया ये, प्लस T, है ना, ऐसा। क्योंकि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा बेटा, इसका कैपेसिटेंस होगा C2 बोला ना इसको, K एप्सिलॉन नॉट A, और इसकी थिकनेस क्या होगी T, और इसका कैपेसिटेंस क्या होगा एप्सिलॉन नॉट A, और थिकनेस क्या, वो थिकनेस क्या, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स क्या हो गया D माइनस T। नाउ इट्स वेरी सिंपल, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक एप्सिलॉन नॉट A एज कॉमन, अंदर क्या बचेगा D माइनस T प्लस T बाई K, इसको आप न्यूमरेटर में ले लो और फिर इसको उल्टा कर दो तो नया वाला कैपेसिटेंस अपना आ गया, सेम आंसर आया बेटा, एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T बाई K। अब हो सकता है कि वही बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपको इसमें डिफिकल्टी आए, रीजन क्या है, आपको कैपेसिटेंस लिखना नहीं आ रहा होगा मे बी, इसलिए, है ना। बाकी तो पिछले वाले में तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन थी, पिछले वाले में क्या कॉम्प्लिकेशन थी, इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखो ई नॉट बाई के, वैसे याद तो रखनी चाहिए, आइडियली तो याद होनी चाहिए, पर अपन तो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि मान लो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड भी भूल गए, अपन भूल गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है, वो सारी बातें पिछले डेरिवेशन में जरूरी थी पर इसमें जरूरी नहीं है। इसमें बस आपको पता होना चाहिए, इसमें एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ तो वैक्यूम है या एयर है, इसमें K क्यों लगाया, क्योंकि इसमें डाइलेक्ट्रिक भरा है, इसको दो अलग अलग कैपेसिटर मान लिया और कुछ नहीं। नीचे क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, समझ गए। और फिर सीरीज का आपको सॉल्व करना आना चाहिए, इससे आप सीरीज पैरेलल भी सीखते हो, अच्छा। तो आपका नया कैपेसिटेंस आ गया, और नए कैपेसिटेंस को पुराने कैपेसिटेंस के टर्म्स में पिछली बार की तरह ही आप CD अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K, सेम चीज आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन की, जो ओरिजिनली दिया था CBSE ने, जो क्वेश्चन दिया था वो बच्चों का खेल हो जाएगा अगर आप ये मेथड लगा दो। क्वेश्चन क्या था, दो प्लेट है, प्लेट ये दोनों है बेटा, ये दोनों प्लेट है, तो आप बोलो ये क्या है, ये बाउंड्री है, ये दो डाइलेक्ट्रिक भरे ना, दोनों डाइलेक्ट्रिक के बीच की लाइन है, और क्या है, प्लेट्स तो ये दोनों है, ये वाली और ये वाली, यहाँ K1 भरा है, यहाँ K2 भरा है, पूरा D है, तो इनकी वो क्या हो गई डिस्टेंस D/2 और D/2, एरिया क्या हो गया A, इस K1 को भी पूरा एरिया A मिला है, K2 को भी पूरा एरिया A मिला है, इसको आप क्या मान लोगे, दो कैपेसिटर सीरीज में, इसका कैपेसिटेंस क्या लिखोगे, K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया पूरा मिला A लेकिन डिस्टेंस आधा मिला D/2, इसका कैपेसिटेंस क्या लिखोगे, C1 C2 बोल दो, K2 एप्सिलॉन नॉट A, डिस्टेंस क्या लिखोगे D/2, समझ गए क्या। और उसके बाद अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना हो तो सीरीज में है तो 1/C1 प्लस 1/C2, C इक्विवेलेंट आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिखने का ट्राई कर रहा हूं मैं, नहीं प्रॉपर्ली लिखता हूं,
तो जो कॉमन है बेटा वो मैं एक स्टेप तो खा ही रहा हूँ। कॉमन आएगा d/2, कॉमन आएगा एप्सिलॉन नॉट ए, क्योंकि वो दोनों में है। देखो एप्सिलॉन नॉट ए d/2 दोनों में, तो वो बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा 1/k1 प्लस 1/k2। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ C इक्विवेलेंट ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए d, k1 k2 ऊपर और k1 प्लस k2 नीचे चला जाएगा। बात समझ गए क्या? ये हो गया अपना आंसर। तो आप लोग ये सोच रहे हो सर हर बार ही सीरीज आता है क्या? मतलब पैरेलल तो आता ही नहीं है, कभी आता है ना? पैरेलल आता है, डाइलेक्ट्रिक भरने का तरीका बदल दो, पैरेलल हो जाएगा। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, जो आपकी मर्जी हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पैरेलल वाला। पैरेलल वाला भी समझ लेते हैं, क्या बड़ी बात है। पैरेलल वाला भी समझ लेते हैं। ये कैपेसिटर का सर्किट प्रॉब्लम नहीं है, ये कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक भरने का प्रॉब्लम है। तो मैंने मिक्स में ही बना दिए हैं वीडियोस, इसमें कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक भरने वाले प्रॉब्लम्स और कैपेसिटर के सर्किट प्रॉब्लम दोनों ही मैं 2-3 वीडियो में कवर कर दूंगा। ये हो गया अपना, ठीक है ना। अब अगर अपन ने डाइलेक्ट्रिक ऐसे भरे होते हैं लाइक दिस, ये होता अपना K1 और ये होता अपना K2। तो आप देख रहे हैं ये प्लेट्स हैं, तो इस पे पोटेंशियल V होता, तो यहाँ होता 0, यहाँ पोटेंशियल V होता, तो इस प्लेट पे होता 0, ठीक है ना। तो इस पूरी प्लेट पे पोटेंशियल सेम रहेगा, इस पूरी प्लेट पे पोटेंशियल सेम रहेगा। अब आप ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको मान लें C1, नीचे वाले हिस्से को मान लें C2। C1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है और C2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो सेम है, तो इनको अपन किस में मान सकते हैं? पैरेलल में। किस में मान सकते हैं बेटा? पैरेलल में, ठीक है। अब C1 और C2 का वैल्यू लिख देते हैं, C1 का वैल्यू और C2 का वैल्यू। यहां ध्यान से देखना, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब एक डाइलेक्ट्रिक को एरिया आधा मिला है, आधी प्लेट ही मिली उसको। दूसरे डाइलेक्ट्रिक को भी एरिया आधा मिला, पर अब की बार जो डिस्टेंस है वो पूरा मिला। K1 को पूरा D, K2 को पूरा D, ठीक है। ये हो गया आपका C1, ये हो गया आपका C2। पैरेलल थोड़ा इजी इसलिए पड़ता है क्योंकि C इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप डायरेक्ट ऐड कर देते हो, तो उसमें इतना इशू नहीं होता। C1 को आप क्या लिखोगे बेटा? K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया आधा मिला है, दूरी पूरी मिली है, प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट एरिया आधा मिला है, दूरी पूरी मिली है। जो कॉमन है वो निकाल लो, एप्सिलॉन नॉट A/2D, और अंदर क्या बचेगा? K1 प्लस K2। तो आई होप इस तरीके के प्रॉब्लम सब आप लोग सॉल्व कर सको, बड़े ही सिंपल है ना। नोट कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज ही दिख रहा है मुझे। ये कब आया है वो भी मैं देख लूं। CBSE पटना 2015 का सवाल है, इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा। एक तो आप जानते हैं बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज आपका ऐसा दिखता है, लाइक दिस। आप बोलेंगे सर कैपेसिटर में कहां से व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया? अरे उसी तरीके का कुछ, उसी तरीके का। ये देखो, यहां आप लगा दोगे बैटरी, व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही तो है। C1, C2, C3, C4, C5। बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होती है? अगर C1/C2 जैसी रेजिस्टेंस में थी वैसे ही लिखो, बराबर C3/C4। तो ये जो पॉइंट है आपका, लेट्स कॉल इट A, और ये जो पॉइंट है आपका, लेट्स कॉल इट B। A का और B का पोटेंशियल सेम होगा, और अगर A और B का पोटेंशियल सेम हो गया तो इस वाले कैपेसिटर को बनाने का कोई अर्थ ही नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि जब दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो गया तो इसकी चार्जिंग ही नहीं होगी। जब इसकी चार्जिंग ही नहीं होगी तो इस ब्रांच में कोई करंट जाएगा ही नहीं थोड़ी देर के लिए भी। तो फिर इस ब्रांच को बनाने का मतलब ही क्या है? हटा दो ना इसको, हटा दो, हटा दो। हटाने के बाद ये क्या बन गया? व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। अब CBSE में सवाल क्या देते हैं कि ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है और ये भी C है। अब पूछ लेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दो। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? ये दोनों किस में है बेटा? सीरीज में। देखिए ना, एक ही लाइन पे पढ़ रहे हैं, एक ही रास्ता है। ये आप चले इस रोड पे, ये पहला, फिर ये थोड़ा मोड़ आ गया। अरे मोड़ आने से कुछ नहीं होता, रास्ता तो एक ही है ना। तो दोनों किस में हो गए? सीरीज में। सीरीज में दो होते हैं तो क्या हो गया? C/2, ऊपर वाले का C/2। सिमिलरली नीचे वाले का भी क्या हो जाएगा? C/2, और वो आपस में किस में आ जाएंगे? पैरेलल में।
तो C/2 प्लस C/2, तो C इक्विवेलेंट आपका क्या आ जाएगा, C। C इक्विवेलेंट आपका C ही आ गया। अब वो आपसे चार्ज भी पूछ सकता था कि चार्ज बताओ, तो अगर वो आपसे पूछता चार्ज बताओ, तो चार्ज क्या होएगा, C इक्विवेलेंट इंटू V, यानी CV, है ना। चार्ज क्या होगा, CV, चार्ज हो गया आपका CV। ओके। अगर इंडिविजुअल कैपेसिटर पे चार्ज पूछ लेता, फिर इंडिविजुअल पे पूछ लेता, फिर वो भी देख लेते हैं। ये मैं थोड़ा आगे आगे क्वेश्चन को थोड़ा और ले जा रहा हूं, जहां पे क्वेश्चन खत्म हो रहा है एग्जैक्टली वहीं पे ना छोड़ के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। तो मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल होता 0, तो वही यहां तक पहुंच जाएगा 0। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल फिर हो जाएगा V, तो वही पोटेंशियल यहां तक पहुंच जाएगा V। ठीक है, ये मैंने कैसे लिखा है अगर आपको नहीं पता है तो, अगर इधर 0 है, आप यहां से चलना चालू करो, बीच में बैटरी आ गई, बैटरी में आप कहां गए, माइनस से प्लस गए, प्लस मिल गया आपको, क्या देगी बैटरी, पोटेंशियल ही दे सकती है। पोटेंशियल दे दिया, कितना दिया होगा, बैटरी के पास था V, तो उसने आपको दे दिया V, तो यहां आपको मिल गया V। फिर अगर सीधा तार हो तो पोटेंशियल बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, डायरेक्ट वायर है ना, तो यहां V है तो यहां भी V रहेगा। अब इन दोनों के आसपास क्या आ गया, V और 0, इन दोनों के आसपास भी क्या आ गया, V और 0। अब सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, V/2, V/2, C/2 कैसे लिख रहा हूं, V/2, और ये भी क्या हो जाएगा आपका V/2। तो सबको क्या मिल जाएगा, V/2 V/2। अब चार्ज की बात करते हैं, ये जो है C, इसको चार्ज क्या मिल जाएगा, CV/2। पोटेंशियल पता है तो लिख लोगे ना यार। इसका भी क्या हो जाएगा, CV/2, इसका भी क्या हो जाएगा, CV/2, इसका भी क्या हो जाएगा, CV/2। तो सीरीज में चार्ज सेम भी होता है तो होना भी चाहिए था, ये दोनों जो है सीरीज में, तो इन दोनों का CV/2 होना चाहिए था। ये दोनों भी सीरीज में, इसलिए CV/2 और CV/2। साथ ही साथ एक बात और, कि इनका आपस में भी सेम आ रहा है, वो तो एक कोइंसिडेंस है, वो एक कोइंसिडेंस है ना, क्योंकि इनका कैपेसिटेंस सेम है, इसीलिए वो सेम आ गया। मतलब हर जगह सेम क्यों आ गया, हर सारे CC है ना, सारे C हैं, सबको चार्ज सेम मिल गया। बात क्लियर हो गई। यहां पे हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है, खत्म नहीं होता एक्चुअली। एक्चुअली क्या है, उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो ऐसा बना हुआ नहीं आया था, व्हीटस्टोन ब्रिज थोड़ा अलग तरीके से बना हुआ आया था, जिसको बच्चे डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ऐसा, ठीक है ना। ऐसा कुछ बना हुआ आया था, तो बच्चा चलो ठीक है, वो व्हीटस्टोन ब्रिज भी घर से पढ़ के गया है, तो वो बोलेगा ठीक है यार ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये क्या आ गया, तो बेटा ये एटलीस्ट याद कर लो। ऐसा आपका रेजिस्टेंस का नेटवर्क भी आ सकता है, और अगर आपको नहीं पता है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो पता होना चाहिए। कैसे कैसे ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे है, देखते हैं। मान लो यह पोटेंशियल है V, और यहां पोटेंशियल है 0, क्यों, बैटरी से जुड़ा है ना, तो बैटरी V की है, उधर 0 भेज दिया, V भेज दिया, यहां मान लो X और यहां मान लो Y, ठीक है, दो पॉइंट्स ले लिए X और Y। अब क्या करो, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये आपके आगे भी काम आएगा, ये तो आपने देख लिया ना, सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूं ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, सारे कैपेसिटर C के हैं। अब आपने एक बना लिया आपका V, एक बना लिया आपका 0, X और Y इधर बना लो, ऐसे बना लो, क्यों, व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसे ही तो बनता है इसलिए बना दिया ऐसा। अब ये वाला कैपेसिटर V और X के बीच में लगा है, इसको बना दो V और X के बीच में। ये वाला कैपेसिटर V और Y के बीच में लगा, देखो इधर V है इधर Y है, इसको बना दो V और Y के बीच में। ये वाला कैपेसिटर X और Y के बीच में बना है, बना दो X और Y के बीच में। ये वाला कैपेसिटर Y और 0 के बीच में बना है, बना दो Y और 0 के बीच में। ये बच गया, ये लगा है 0 और X के बीच में, 0 और X के बीच में, हो गया ना बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज। इधर देखो सारे कैपेसिटर सेलेक्ट हो गए, सारे कैपेसिटर सेलेक्ट हो गए।
और साथ साथ व्हीटस्टोन ब्रिज भी बन गया, है ना। और आपने देखा ट्रिक क्या है, पोटेंशियल देख लो, V और X उसके बीच में एक लग रहा है, यहां भी ये V और X उसके बीच में एक लगा दो, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा भी बना हुआ आ सकता है। तो आपको तैयार रहना चाहिए कि ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज भी आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। तो ये हो गया हमारा एक वीडियो। इसके अंदर मैंने कैपेसिटर को आई हैव ट्राइड की 1/3 ऑफ द कैपेसिटर प्रॉब्लम्स आई हैव कवर्ड। 2 वीडियो और बनेंगे और उसके बाद आपका कैपेसिटर फुली कवर हो जाएगा। फर्स्ट लेक्चर जैसा कि मैंने आपको बताया मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, ये फर्स्ट लेक्चर नहीं सॉरी फर्स्ट चैप्टर बना चुका हूं पूरा। दिस इज द सेकंड चैप्टर। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो बेटर रहेगा कि मेरे ही वीडियोस देखें पूरे कैपेसिटर के लिए, ताकि फॉर अ पर्टिकुलर चैप्टर एटलीस्ट यू शुड स्टिक टू वन टीचर। अगर आपने कैपेसिटर मुझसे पढ़ा है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आप मुझसे ही पढ़ें। वैसे बेसिकली मैं तो ये चाहूंगा कि आप सब कुछ ही मुझसे पढ़ें, बट देन ऑल्सो द चॉइस इज योर्स एट द एंड ऑफ द डे। तो ये आप देखें, इसको प्रैक्टिस करें, इसको दिमाग में रखने का ट्राई करें, तो आप न्यूमेरिकल भी कर पाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।